नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं प्रवीण झा। भारत चीन सीमा विवाद लंबा खींचता ही जा रहा है। लगातार चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। इसी को देखते हुए भारत भी सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नीमू फॉरवर्ड पोस्ट पर गए थे और वहां से बिना नाम लिए चीन को दो टूक संदेश दिया था। और आज राजनाथ सिंह भी लद्दाख पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह के इस लद्दाख पहुंचने को किस रूप में देखा जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ और पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी जितेंद्र कुमार जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आज राजनाथ सिंह लद्दाख गए हुए हैं, आप उनके इस दौरे को किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये समय ऐसा है जिसमें हमें अपने पूरे सुरक्षा बलों को ये बताना है कि पूरा देश उनके साथ है और उनका मनोबल बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है। और पिछले दिनों जो स्कर्मिशेस हुए, जो कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसमें आपको पता होगा कि चीन की सरकार अपने सैनिकों के हताहत होने की संख्या को बताने से डर रही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी था कि वो अपने चीन के लोगों को दबाव बना रहे हैं, उन सैनिकों के परिजनों को, कि वो जो है उनका अंतिम संस्कार छुप के करें। तो ऐसी स्थिति में, जहां इतनी मुश्किल स्थिति में हमारे फौज के लोग जिस बहादुरी के साथ उन्होंने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुस्तैदी से लगे हुए हैं, तो इसमें ऐसे दौरे का एक ही मतलब है, अपने सेना को संदेश देना और अपने जो लोग इस आक्रमण को बनाए हुए हैं, जो आक्रामक रुख बनाए हुए हैं, उनको संदेश देना कि पूरा भारत एक साथ एकजुट होके खड़ा हुआ है जी अपनी फौज के साथ। जिस तरह से चीनी सैनिक धीरे धीरे अब पीछे हट रहे हैं, जबकि बातचीत के दौरान इस बात पर सहमति बनी थी कि गोगरा से, गलवान घाटी से और हॉट स्प्रिंग एरिया से, वहां से पूरी तरह से चीनी सैनिक पीछे हट जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, चीन के बात पे हम कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये बात आपके जरिए हम लोगों ने पहले भी किया है, आपके चैनल के माध्यम से, कि भरोसा नहीं किया जा सकता है। जहां तक इस इंट्रूजन का सवाल है, इतना बड़ा इंट्रूजन अचानक या बिना जाने हो नहीं सकता है। ये इंट्रूजन पूरा सोच समझ के हुआ है, उन्होंने पूरी बैकअप प्लानिंग की है। देखिए, वैसे तो चीन की पूरी स्ट्रैटेजी ही रही है, अगर हम देखें पिछले 10 साल से, और खास करके जब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू हुआ, तब से जो है ये एक अचानक बदलाव आया। 2012-13 से, आप कह सकते हैं 2010 के बाद से, कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। आप देखें तो बॉर्डर पे जो तनाव की संख्याएं भी हैं, जो कन्फ्रंटेशन भी हुए हैं 2017 के डोकलम से पहले, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 2012 से 14 के दौरान 16 घटनाएं हुई हैं, जबकि उसके पिछले 10 साल में सिर्फ 14 घटनाएं हुई हैं। तो जो घटनाएं उन 2 सालों में हुई है, उससे ज़्यादा वहाँ से हुई है। और आज की तारीख में आपने खुद कैलकुलेट करके बताया कि 20 घटनाएं हुई हैं। टोटल अगर देखा जाए तो किसी और वेबसाइट का कहना है कि 150 से अधिक घटनाएं हुई हैं। देखिए, तो ये वो पूरी सोची समझी साजिश के तहत पूरी प्लानिंग करके आए हैं। दूसरी बात ये है कि जब 6 अगस्त को एक ग्लोबल टाइम्स के एडिटर हैं हू जीजिन, वो सारे लोगों के बारे में बड़े अनर्गल बातें किया करते हैं। उन्होंने 2 दिन पहले अमेरिका को मेंटली रिटार्डेड कहा। कुछ दिनों पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने मांग किया था कि कोविड के बारे में जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तुलना की थी कैसे च्युइंगम से जो जूते में चिपक जाता है। तो उस सज्जन का, जो कम्युनिस्ट पार्टी का न्यूज़पेपर है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के जरिए हायर लीडरशिप उनके एडिटोरियल ये करती है, अप्रूव करती है। तो हू जीजिन ने लिखा था कि भारत ने जो ऑल्ट्रेशन किया है जम्मू कश्मीर के स्टेटस में, उसको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं। देखिए, जो चीन को देखने वाले या राष्ट्रीय सुरक्षा को जानने वाले लोग हैं, उनको पता था कि ये जो है, जो कह रहे हैं, कुछ न कुछ इसके बाद तो ये करेंगे। तो ट्रिगर पॉइंट जो भी रहा हो, ये 4-6 महीने से प्लान की हुई उनकी साजिश है। और ये साजिश हमने आपके जरिए पिछले दफे भी कहा कि ये बहुत आसान नहीं होगा। अब तक की जितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में सबसे गंभीर घटना है। लेकिन भारत के लोगों को 1962 बिल्कुल भूल जाना चाहिए। 1962 में हमारे पास हथियार नहीं थे, और 1967 में भी चीन के साथ जो है, जो स्कर्मिश हुई थी नाथुला में, उसमें कॉम्प्रिहेंसिव मात देके, उनको शिकस्त करके भारत के सैनिकों ने उनको वापस भेज दिया था। तो उनकी जीडीपी, जीएनपी, जो कैलकुलेशन वो कर रहे हैं, वो अलग है अपनी जगह पे। लेकिन हमारी फौज का मोरल बहुत मजबूत है। दूसरा, उनकी बैटल हार्डन है वो बहुत ज्यादा। चीन को लड़ाई का तजुर्बा नहीं है, वो 14 गुना
तादाद में 1962 में ज़्यादा थे, हथियार बहुत ज़्यादा थे, हमारे पास हथियार नहीं था। वो चीज़ें एकदम बदल चुकी हैं और इसमें मैं यही कहूँगा कि वो तैयारी करके आए हैं, लेकिन उनका मंसूबा कामयाब होने वाला नहीं है। लेकिन हमें बड़े पिक्चर पे, सेना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ, जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उनको बड़े पिक्चर पे ध्यान देने की जरूरत है। सेना तो हमें इस सिचुएशन से बिल्कुल निकालेगी और मजबूती से मुकाबला करेगी, लेकिन इन लोगों को बड़े सिचुएशन पे ध्यान देने की जरूरत है जो हम नहीं दे रहे हैं। सर, इसलिए शायद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां पर कहा भी कि भारत की 1 इंच जमीन कोई नहीं ले सकता है और हमें भारतीय सेना पर गर्व है। क्या आपको लगता है कि ऐसे वक्त में राजनाथ सिंह का यह बयान आना एक तरह से चीन को ही एक दो टूक संदेश है? और दूसरी बात कि राजनाथ सिंह के इस बयान से जो सेना है उनका मनोबल बढ़ेगा? नहीं, सेना का मनोबल तो हमेशा से बढ़ा हुआ है, क्योंकि वो रक्षा मंत्री हैं, तो उनके जाने से मनोबल और मजबूत रहेगा। उनको संदेश बहुत अच्छा जाता है। लेकिन मैं आपके जरिए पूरे हिंदुस्तानियों को कहना चाहता हूं कि ये कोई वर्बल मैच नहीं है, ये वाक युद्ध नहीं है कि बातचीत से चीजें ठीक हो जाती है। चीन को दो टूक संदेश मुंह से नहीं दिया जा सकता है, मुंह से बोलना पर्याप्त नहीं है। देखिए, पिछले 1990 से ही मिड 1990 से चीन एक मैसिव मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम पे है, जो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज देखिए कि जो इकोनॉमिक गैप की हम बात करते हैं कि वो कई गुना बढ़ चुकी है। 1995 से लेकर 2015 के दौरान चीन ने क्या किया है कि अपनी सामरिक शक्ति को भी बहुत ज्यादा मजबूत किया है। इतना मजबूत किया है कि दक्षिण चाइना सी में अगर अमेरिका भी जो उनको पहले जो कॉस्ट हो सकता था उससे बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगा। और इस तमाम अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को बैक करने के लिए वो अफ्रीका में कैसे रिसोर्सेज उसने कब्जा किया, कई दफे वो सेंट्रल एशिया में गया है जो बहुत ही कम पॉपुलेटेड एरिया है, भीतर में अपने ओपोनेंट को क्या उसने हैंडल किया। और दूसरा, पाकिस्तान को कैसे हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है। पाकिस्तान को तो भड़का रहा ही है। आप देखिए कि नेपाल तक में जो है कैसे पहुंच गया है। श्रीलंका में हम्बनतोता में बहुत ही क्रूशियल जगह है, वरना चीन बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता अगर हम्बनतोता का पोर्ट नहीं दिया जाता, पोर्ट की फैसिलिटी उसके साथ नहीं होती। ये हमारी तरफ से सोना हो रहा है। हम लोग सो रहे थे कई वर्षों से, लेकिन उस सोने के बावजूद, उस नींद के बावजूद हमारे देखा जाए तो आज की तारीख में भारत की फौज उनसे साइकोलॉजिकली, बैटल हार्डन में, वेपन सिस्टम में, हर एक चीज में मजबूत है। तो मैं यही कहूंगा कि नेताओं को जो जवाब देने की बात आती है वो दो टूक मुंह से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मुंह से बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी ताकत तो इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने नेबरहुड को कैसे सिक्योर करें, दूसरे थ्रेट को कैसे कंटेन करें, क्रश करें। ठीक है, टेम्परेरी ये में बातचीत जरूरी है, लॉन्ग टर्म में रिस्पॉन्स जो है मीडिया में और यहाँ वहाँ कह के बातचीत करने से और इससे नहीं होगा। देखिए, वो अपनी इकोनॉमिक पावर को मजबूत कर रहे हैं ताकि वो मैसिव मिलिट्री पावर को वो फंड कर सके। दूसरा, उनका एक्सपेंशन का डिजायर है, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक दिन अमेरिका को भी वो पीछे छोड़ दें। अमेरिका को तो वो बाद में छोड़ेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि एशिया में भारत से कोई भी खतरा पैदा हो सके, भारत उनको चुनौती दे सके। उस चुनौती को खत्म करने के लिए वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाए हुए हैं। इसमें उनको भी शिकस्त खानी पड़ सकती है, जोरदार शिकस्त खानी पड़ सकती है, उनका बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन ये जो पूरी चालबाजी उनकी है, इसी वजह से है कि पाकिस्तान को उकसाए हुए हैं, थोड़ा नेपाल को भी उकसा रहे हैं, थोड़ा यहाँ से भी दबाव बना रहे हैं। तो ये दबाव तो बना हुआ है। इस दबाव में मैं सोचता हूँ कि चलिए, वर्तमान में मैंने अपने पिछले लेख में भी लिखा था कि हैंडल द क्राइसिस बट बिल्ड अ स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी। तो वो स्ट्रेटेजिक आउटलुक, वो स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी साथ साथ में करने की जरूरत है। मुंह से हम भले ही कम बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हाँ प्रवीण जी। सर, जिस तरह से देखा जा रहा, मीडिया में भी ये खबर आ रही है कि जो फिंगर 4 जो एरिया है, जो फिंगर 4 का इलाका है, वहाँ पर चीनी सैनिक डटे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि नहीं, अब वहाँ से सैनिक जो है, चीनी सैनिक, वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में क्या कार्रवाई की जा सकती है भारत सरकार की तरफ से? क्योंकि अब वहाँ पर जो देखा जा रहा है कि तोपों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है, चिनूक हेलीकॉप्टर को पहुंचाया जा रहा, और भी युद्ध के साजो सामान जितने होते हैं वो उस पूरे एलएसी पर भारत की तरफ से भी तैनात किया जा रहा है। तो आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं?
देखिए, जहाँ तक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और इन चीज़ों का सवाल है, मैंने हमेशा आपके चैनल पे उस पर कुछ कहने से अवॉइड किया है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ पे जो हमारे फौज के कमांडर हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब जिनका नाम आता है या जो मेजर जनरल वगैरह हैं या दूसरे लोग हैं, वो बहुत ही काबिल जनरल है, बहुत ही प्रोफेशनल जनरल है और उनकी प्रोफेशनलिज्म उनके चीन के काउंटर पार्ट से कहीं बहुत ज़्यादा है। कि चीन को तो देखिए प्रॉपर किसी लड़ाई का तजुर्बा नहीं रहा, ये लोग हर तरीके से देखे हुए हैं और हर कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट को भी वो हैंडल करने का उनके पास अनुभव है। तो उसमें क्या तैयारी करनी चाहिए, नहीं तैयारी करनी चाहिए, इस विषय पे मैं बिल्कुल नहीं बातचीत करूंगा। मैं बात करता हूं ब्रॉडर नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के हिसाब से, जो लार्जर पिक्चर है वो क्या पिक्चर इमर्ज करती है। उस पिक्चर के हिसाब से मेरा मानना है कि जब तक बहुत जबरदस्त मल्टीफेसेटेड प्रेशर नहीं बनेगा, चीन जो है ये ठीक से हटेगा नहीं। उसका मकसद है कुछ न कुछ हासिल करना। मैं कई दफे लिखता हूं कि अभी से नहीं, जब भी मुझे मौका मिलता है कि चीन से हमारा कॉन्फ्रंटेशन या कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल है। और हम जो कहते हैं कि दो फ्रंट मिलिट्री करेगी, मिलिट्री तो करेगी ही है। देखिए, भारत की फौज से ज्यादा प्रोफेशनल फौज उसकी मोरल की, स्किल की मैं बात करता हूं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। मैं माफी चाहूंगा कि फौज के पास भी नहीं है जो दान का स्ट्रगल नहीं कर पाए, जो इराक और अफगानिस्तान का स्ट्रगल ठीक से नहीं हैंडल कर पाए, उनके पास जबरदस्त फायर पावर रहने के बावजूद। लेकिन भारत ने एकदम जिस प्रॉक्सी वॉर को कश्मीर में हैंडल किया, 4 बार पाकिस्तान को शिकस्त दिया और उसके बाद जो है 1967 में चाइना को शिकस्त दिया, जो छोटा बॉर्डर कॉन्फ्रंटेशन रहा, जिसकी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। 62 एक अलग सिचुएशन थी। तो भारत की फौज की प्रोफेशनलिज्म, उसकी मोरल, देखिए उसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है, वो अपने जगह पे है, उस पर मैं नहीं बात करूंगा। मेरा बात मानना यह है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक विजन की हमने कमी हमेशा से दिखाई है। हमारे कल्चर का ये हिस्सा बन गया है। हम समझते हैं कि हम चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे तो दुनिया भी वैसे रहेगी। क्षमा कीजिएगा, दुनिया वैसी नहीं है। आप दोनों एडवर्सरी, दोनों पड़ोसियों को देखिए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान चाहेगा किसी न किसी तरीके से नुकसान करना, नुकसान ही नहीं करना बल्कि हमारी धरती पे आके जो है ड्रग ट्रेड, मनी लॉन्ड्रिंग, हर तरीके के क्राइम करना, हमारी ही धरती से रिसोर्स पैदा करना, उसी रिसोर्स से हमको खत्म करना और अपनी जनता को बरगलाना, बेवकूफ बनाना। चीन की स्ट्रेटजी क्या है कि उसे दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन बनना है। वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे सिविलाइज्ड रेस है। पंडित नेहरू का इंटरव्यू देखिए कि 55 साल बाद आया हुआ है, उससे भी पुराना इंटरव्यू है, जिसमें वो कह रहे हैं कि चीन दूसरे दुनिया को बार्बरिक कहते हैं। हिंदुस्तान को वो कहते हैं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है, लेकिन हिंदुस्तान बाहर की ताकतों से शिकस्त खा गई, हमने किसी बाहर की ताकत को आने नहीं दिया। और जो गुरूर उनके पास है, उस गुरूर के हिसाब से वो भारत के साथ कभी भी, मैं नहीं कहता शांति से रह नहीं सकते हैं, भारत को अपना इक्वल ट्रीट नहीं करेंगे। जब तक भारत के तरफ से उनको किसी किस्म की चुनौती मिलने की संभावना रहेगी, उस चुनौती को वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। और वो सिर्फ यहाँ पे आके नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, वो मिलिट्री कैपेसिटी को ऐड कर रही है। हमारे यहाँ नेता रिसोर्ट गेम खेलने में लगे हुए हैं, सरकार टॉपल करने में लगे हुए हैं, और फौज ही एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो पूरी इससे लगी हुई है। तो देखिए, इस समय तो खैर फौज और भारत की जनता दोनों का चरित्र, दुनिया के जो बेसिक मूल कैरेक्टर हमारा है, उसका दुनिया में कहीं जवाब नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि फौज जो है उनको जबरदस्त सबक देगी। लेकिन जहां तक नेताओं का सवाल है, दूसरे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स का सवाल है, दूसरे सिक्योरोक्रेट्स का सवाल है, जो ब्यूरोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, उनको नींद से जाग के इस हकीकत का संज्ञान लेना होगा। और सिर्फ कहने से नहीं, अगर जरूरत पड़ता है तो दूसरे तमाम ढांचाओं को चेंज करने की कोशिश कीजिए। जब हमारी जियोपॉलिटिक्स ऐसी है तो हम उस जियोपॉलिटिक्स में जो इस किस्म के खतरे हैं, तो हम घर में चुपचाप बैठे नहीं रह सकते और चुपचाप अपनी फौज पे अंकुश या बंदिश नहीं लगाए रख सकते। तो ये खुशी की बात है कि फौज पर से अंकुश बहुत खत्म हो गया है और उनका मोरल बहुत बढ़ा हुआ है पिछले कुछ वर्षों से। ये तो बात हम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन बात को यहाँ से 4 स्टेप आगे ले जाने की जरूरत है। इस संकट को हम हैंडल करें, लेकिन साथ में हमारे पास एक मजबूत स्ट्रेटेजिक विजन हो कि जो हमारी जियोपॉलिटिकल रियलिटी है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट करने का तरीका है, हम उस कॉन्फ्लिक्ट के तरीके को लो कॉस्ट में हैंडल करें। और जहां जहां हो सकता है, देखिए चीन का जो आपने कहा क्या करना चाहिए, चीन बहुत ज्यादा, मैं ओपनली मीडिया पे ये बात कहना चाहता हूं कि चीन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, उसके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ वहां है। उसको लगता है कि वो शॉक जो है या ट्रॉमा ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है, तो वो गलतफहमी है। एक ही गलतफहमी चीन के पास है, जो ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि उनको लगता था कि जब ये
कश्मीर में जो स्टेटस चेंज हुआ तो हिंदुस्तान के मुसलमान बगावत कर देंगे, पाकिस्तान और सारे मुसलमान जो है भारत के खिलाफ आ जाएंगे, उनकी सारी असेसमेंट फेल हो चुकी है। शी जिनपिंग जी को सही इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, सही फीडबैक मिलती नहीं है, तो जो उनकी शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो भी उतनी नहीं है। उनके पास बहुत ज्यादा शॉक मिलेगा। मुसलमानों की स्थिति तो चीन में ज्यादा बदतर है। हाँ, ये तो देखिए, पाकिस्तान को जैसे हमने कहा कि एक बहुत बेशर्म किस्म की सिंडिकेट वहां है जो जनता को बेवकूफ बना रही है। वो स्थिति सुनने में आई। पाकिस्तान के महिला राइट्स के कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भेजा कि कितनी औरतों को वो बेच रहे हैं चीनियों को। बताइए कि किसी भी देश के लिए कितनी शर्म की बात है। और उइघुर का वो बुरा हाल कर रहे हैं। उनको न तो पाकिस्तान को मुसलमानों से या मुस्लिम से या ह्यूमन राइट से किसी चीज से लेना है। पाकिस्तान की सरकार अपने मुसलमानों को बरगलाती है और हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने के लिए, क्योंकि ये बहुत कमर्शियल ऑप्शन है। दूसरा, उनको सत्ता में बने रहने का मौका मिलता है इस तरीके की अनर्गल बातें करके। दूसरा, चीन को मुसलमान से कुछ लेना देना नहीं है। चीन पाकिस्तान को उकसाते रहता है कि भारत चीन से पुरानी सभ्यता है, चीन के हम लिटरली बड़े भाई थे। चीन तो एक बहुत छोटी सी गांव के लोगों की, गंवार लोगों की सभ्यता थी, जो हमसे 1500 वर्ष बाद, जिसको आयरन को हैंडल करना आता था, फोर्जरी की, उनमें प्रॉस्पेरिटी तब आती है जब बुद्ध जाते हैं। चीन का कन्फ्यूशनिज्म फिलॉसफी के रूप में भी बहुत पिछड़ा हुआ फिलॉसफी है। अगर बुद्ध के फिलॉसफी से आप करें या राजा भरत के, कण्व ऋषि के, ये हमारे परंपराओं से करें, तो चीन को गलतफहमी है कि वो बहुत बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है। ठीक है, हमारे यहाँ गलती जरूर हुई, थोड़ा डेकेडेंस आया, लेकिन हम अब दोबारा भी और अपस्विंग हम ऊपर आ रहे हैं। और चीन की बेहतरी इसी में होगी कि भारत की सभ्यता से वो सीखे और भारत के साथ मिलकर चले, बजाय कि ये गेम जो डिसीटफुल तरीका है उनका ये गेम खेलने का, उस गेम की वजह से चीन को ही बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो हम यही कहेंगे कि दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनके साथ मिलके हमें एक लंबी और बड़ी साउंड स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और इस क्राइसिस में फौज को तो पूरा खुली छूट देनी चाहिए। और वो मुझे पक्का विश्वास है कि चीन की फौज पीछे भागने पे मजबूर होगी। प्लीज सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से चुशूल में दोनों देशों के चौथे कोर कमांडर स्तर की लगभग 14 घंटे तक बातचीत हुई और इस पर यह सहमति बनी थी कि जो सीमा जहां पर अभी वो लोग हैं वहां से पीछे हटेंगे, लेकिन उसके बाद इस सब के घटनाक्रम में जो देखा जा रहा है तो वो अभी भी कुछ खबरें जो आ रही है कि वो डटे हुए हैं। आपको लगता है कि बातचीत के जरिए सीमाओं का हल संभव है? आपके साथ पहले भी मैंने कहा, देखिए, डिप्लोमेसी के जरिए कई दफे हल संभव नहीं है, ये ताकत के जरिए होता है। ताकत में जितनी हमारी रिसोर्सेज, जैसे हमने कहा कि बहुत जगह ये फैले हुए हैं, जहां से भी हैं, जब तक ऑल आउट प्रेशर नहीं बनता है, जिस दुनिया में देखिए अभी अमेरिका के उन्होंने मिलिट्री रिटार्डेड कह दिया, इसको कह दिया, तो पूरी दुनिया को एकजुट होकर आने की जरूरत इस वजह से है कि चीन की जो साइकोलॉजी है, जो कोई भी किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है, तो उस साइकोलॉजी से पूरी दुनिया को खतरा है, चीन के लोगों को खतरा है। बताइए कोई ऐसा देश होगा कि माओ के रेवोल्यूशन के बाद 4 करोड़ चीनियों की हत्या कर दी गई। चीन का जब भी ये दीवार बनता रहा है तो वो अपने ही लोगों की हत्या करके उनकी हड्डियों तक को दीवार में चुन देते हैं। तो देखिए, चीन जो है डिसेप्शन के जरिए और एक मजबूत प्रशासन के जरिए चीन की कुछ साल तक अचीवमेंट चलती है, लेकिन चीन अपने लिए खतरा पैदा करता है, दुनिया के लिए खतरा पैदा करता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है पूरी दुनिया बदल गई। देखिए, भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, भारत के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत ने जो है अपनी स्वाधीनता संग्राम की जो लड़ाई लड़ रही थी, तो उसका जो इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट भारत के लोगों में भी आया और हमारे प्रजातंत्र की वजह से एक बेहतर दुनिया की तरफ कुछ कदम चलने की तरफ प्रयास हुआ। लेकिन चीन तो उसमें शामिल ही नहीं है। तो चीन में जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसके स्पिरिट का कोई लेना देना नहीं है। वो अभी भी 18वीं 16वीं 14वीं शताब्दी के जो अपना एक रस्टिक सा आउटलुक है कि लोगों की हत्या करो, डिसीटफुल तरीके से चलो, किसी भी तरीके से चलो, तरीका पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। देखिए, चीन को जब तक जबरदस्त उनके दिमाग पे एक थप्पड़ नहीं लगता, थप्पड़ का मतलब फिजिकल थप्पड़ से नहीं कहता हूं, जब तक उनको रियलाइज नहीं होता तो बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। चीन के लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी फंसने वाली है और दिक्कत सिर्फ भारत से नहीं होगी, दुनिया से होगी और चीन के अपने लोगों से होगी। जब तक ये संदेश उनके पास नहीं जाता है, चीन जो है पूरी तैयारी करके आया है, कोई ना कोई बहाना वो बना के रखेगा कि कुछ न कुछ तरीके से परेशान करे। बातचीत के जरिए हल संभव नहीं है तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए भारत को? देखिए, बातचीत तो करते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातचीत से नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि बातचीत करते रहिए, एक बड़ा सा डंडा भी साथ में रखिए। तो देखिए, वो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली हर तरीके से हमसे मजबूत है, लेकिन बहुत जगह से वो वल्नरेबल भी हैं
और जो हमारे फौज के लोग जो सिक्योरिटी प्लानिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वो कहाँ से वल्नरेबल है, कैसे वल्नरेबल है, उनको पता होगा। और साथ में मैं यही कहूंगा, जो सिविलियन ये के हिसाब से एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते, कि जो दुनिया भर के देश हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जो कोई जापान हो, जो भी देश हैं, उन तमाम देशों के साथ हमें अपना संपर्क, इवन रूस के साथ, कि रूस के साथ भी इनका, देखिए इनकी जो साइकी है उनकी किसी के साथ बनने वाली नहीं है। ये जो रोग कंट्री है वो इनके पिट्ठू बन के बैठे रहेंगे, उसी वजह से पाकिस्तान जैसे इनसे बनना होगा। मैं तो यही तक कहूंगा कि जरूरत पड़ता है तो भारत को अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए। ईरान तक से हमारी पुरानी मित्रता है, हमें जो है, देखिए अमेरिका की किससे मित्रता है, नहीं मित्रता है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। उनसे बातचीत करके जो लोग हमारे पुराने मित्र हैं, जिनकी अमेरिका से नहीं भी बनती है, हमें उन लोगों से भी बातचीत करना चाहिए। ये समय है कि सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, जहां तक ये पॉलिटिकल सपोर्ट जो है टेंजिबल सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए, तभी उनके पास प्रेशर बनेगा। और ये प्रेशर सिर्फ सीमा के हटा देने से भर से नहीं बनेगा। हमारे पास पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि साथ में अमेरिका को भी लाएं कि चीन के भीतर के सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आनी बहुत जरूरी है, वरना इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री कैपेसिटी, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी कुछ चंद सिर ताकत के नशे में, घमंड के नशे में चूर लोगों के हाथ में आएगी तो वो सबका नुकसान करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, चीन के लोगों का नुकसान करेंगे और पूरी दुनिया का नुकसान करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जी, जिनका कहना था कि सिर्फ बातचीत के जरिए हल संभव नहीं है, आप खुद को यानी भारत को और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है और उसी से इसका समाधान हो पाएगा। जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।